बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं सिंगल साइकिल रिस्क 5 प्रोसेसर से हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो। ये 4 इंस्ट्रक्शंस हमने देखी थी, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड और एंड ब्रांच इफ इक्वल। इन 4 इंस्ट्रक्शंस को हमने देखा था और इन 4 इंस्ट्रक्शन के लिए हमने अपना जो सिंगल साइकिल प्रोसेसर था उसको डिज़ाइन किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये हमने कहा भाई ये 4 इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा कंप्लीट सिंगल साइकिल पाथ है और ये 4 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने कहा था भाई सिंगल साइकिल पाथ पर अगर ये 4 इंस्ट्रक्शंस हमने चलानी है तो फॉर एग्जांपल ये 4 इंस्ट्रक्शन में से कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है और इसमें से जो कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है और कौन सी इंस्ट्रक्शन ने चलना है, तो उसको कैसे पता चलेगा। वो पता चलने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट को हम आपका ऑप कोड देंगे, फंक्शन 3 की बिट्स देंगे, फंक्शन 7 की बिट्स देंगे। इनको देखकर वो ये डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन मैंने चलानी है। और हमने वो प्रोसेस जब स्टार्ट किया था कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन का, तो उसको हमने उल्टा किया था। पहले हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी, उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यूज़ लगाई थी और उस इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर हमने फिर उसको डिज़ाइन किया था। हमने मेन कंट्रोल यूनिट को एक मेन डिकोडर में और एक एएलयू डिकोडर में डिवाइड किया। डिवाइड करने का रीज़न ये था ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। मेन डिकोडर बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है। लोड वर्ड की थी, स्टोर वर्ड थी, ब्रांच इक्वल थी या कोई और इंस्ट्रक्शन थी, जो भी इंस्ट्रक्शन थी। तो जो मेन डिकोडर वो ऑपकोड की बेसिस के ऊपर इंस्ट्रक्शन डिफरेंशिएशन कर कर सिग्नल्स जनरेट करता है। वो सिग्नल्स ही बेसिकली आपको आपकी इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे होते हैं। ये मेन डिकोडर ये आपके साथ इसके अलावा आपके एलयू को भी कुछ ऑप्स देता है, जिसके ऊपर वो ये डिसाइड करना है कि एलयू ने कौन सा ऑपरेशन करना है। तो हमने एक और एलयू डिकोडर बना दिया। एलयू डिकोडर को 3 चीज़ें चाहिए, एक एलयू ऑप, एक आपकी फंक्शन 3 की बिट और एक आपकी फंक्शन 7 की बिट। वो इवेंचुअली एलयू कंट्रोल जनरेट करता है ताकि एलयू से वो काम करा सके। तो हमने एक मेन डिकोडर बना दिया। मेन डिकोडर पूरी की पूरी आपके जो डेटा पाथ है उसको कंट्रोल करता है और एलयू डिकोडर आपके एलयू के ऑपरेशंस को डिकोड करता है। फिर हमने हर इंस्ट्रक्शन के लिए उसका टेबल फिल किया था। ठीक है, उस टेबल की बेसिस के ऊपर हमने उस इंस्ट्रक्शन के जो मेन डिकोडर है वो डिज़ाइन किया और वो मेन डिकोडर ऑपकोड आपको दे रहा है। फॉर लोड वर्ड और स्टोर वर्ड सेम ऑपकोड है क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन है। फॉर आर टाइप की इंस्ट्रक्शन जो आपके पास रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन थी उसके लिए एक और ऑपकोड है और आपकी ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन का एक और ऑपकोड वो जनरेट कर रहा था, या एलयू ऑप जनरेट कर रहा था, जो कि ये चीज़ है। और उसके बाद फिर हमने एलयू को देखा। हमने पहले एलयू डिज़ाइन किया था, हमने कहा था एलयू ये काम करता है, उसकी कंट्रोल बिट्स हैं और उसकी बेसिस के ऊपर हमने अब एलयू को क्या चीज़ चाहिए, एलयू को एलयू ऑप चाहिए, ऑप कोड की 5th बिट चाहिए, फंक्शन 3 की तमाम बिट चाहिए, फंक्शन 7 की बिट नंबर 5 चाहिए। फंक्शन 7 की बिट नंबर 5 बेसिकली यहाँ पर यूज़ होती है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फंक्शन 7 की जो बिट है इसकी बेसिस के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ऐड की और ऐड की इंस्ट्रक्शन है या सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है। आपकी जो एलयू ऑप्स हैं, ये एलयू ऑप जब 0 होगा या 0 होगा, 0 फॉर स्टोर वर्ड और लोड वर्ड है, 0 फॉर ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है और 10 बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए है। उसके बाद जो हमने चीज़ की थी, हमने कहा था कि भाई हम क्योंकि यहाँ पर एक आर टाइप की इंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, आर टाइप की इंस्ट्रक्शन का भी हमने कंट्रोल बना दी थी कि वो किस तरीके से काम करती है। लेकिन अगर आप और देखें, हमने अभी तक उसके अंदर आई टाइप की इंस्ट्रक्शन को टच नहीं किया। आई टाइप की इंस्ट्रक्शन कैसे होती है कि भाई ऐड आई x7 x8 से 23 या 25 कुछ भी आप लिख लो। अब ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है दैन दैट ऑफ नॉर्मल आर टाइप इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास ऐड x1 x2 x3। यहाँ पर इस केस में दोनों की दोनों जो सोर्सेज हैं वो आपकी रजिस्टर फाइल के अंदर से आ रही हैं। यहाँ पे दोनों की दोनों सोर्सेज रजिस्टर फाइल के अंदर से आ रही हैं, उन दोनों को वो ऐड कर रहा है और रिजल्ट को वापस रजिस्टर फाइल के अंदर राइट कर रहा है। कोई मेमोरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डेटा मेमोरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम ऐड आई की इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक सोर्स RS1 तो 2 रजिस्टर फाइल से आ रहा है, लेकिन जो दूसरी सोर्स है दैट इज पार्ट ऑफ योर इंस्ट्रक्शन, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग से आएगा, जो कि आपका इमीडिएट है। तो इसमें हमें वो जो एक्सटेंड वाला पार्ट था उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास एक्सटेंड वाला पार्ट था, इस केस में हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐड आई की इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ x5 x4
7 या जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो। हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास डेटा पाथ है इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम प्रोग्राम काउंटर हमें इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड दे देगा। मशीन कोड में से हमने RS1 निकालनी है जिसको हमने ALU के पास ले जाना है। तो हमने इमीडिएट को उठाना है, तो इमीडिएट उठाने के लिए हमारे पास वो जो इमीडिएट वाला प्रोसेस था वो चाहिए हमें, ठीक है। वो उस इमीडिएट को उठाएगा, लेकिन उस इमीडिएट को जो फॉर्मेट है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ योर लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन। तो हमें यहाँ पे इमीडिएट क्योंकि उठाना है तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि इमीडिएट का फॉर्मेट क्या है, कि आपने इमीडिएट को किस ऑर्डर से लेना है, फिर उसको आपने एक्सटेंड करना है। और यहाँ पर अब सोर्स ALU से नहीं आ रही, एड जो रजिस्टर्ड टाइप की इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे दूसरी सोर्स ALU से आ रही थी RS2, लेकिन इस केस में दूसरी सोर्स आपके पास कहाँ से आ रही है, वो इमीडिएट वाले ऑपरेंड से आ रही है। तो हमें यहाँ पे उसको बताना है कि इमीडिएट सोर्स आपके पास ALU जो सोर्स है वो ALU सोर्स कहाँ से आ रही है। तो ALU सोर्स इस केस में यहाँ से आ रही है, तो हमने ALU सोर्स को क्या कर देना है, 1 कर देना है। ALU सोर्स आई, अब ALU ने क्या ऑपरेशन करना है, हम उसको कंट्रोल दे देंगे। तो आप यहाँ पर ALU ऑप देंगे, वो ALU ऑप ऑटोमेटिकली ALU कंट्रोल जनरेट करेगा, जो कि इस केस में 0 0 0 है। इवेंचुअली हमने क्या किया इस इंस्ट्रक्शन में, X4 की वैल्यू रजिस्टर 5 से ले ली, 7 को हमने इमीडिएट से ले लिया, इन दोनों को हमने ऐड करा दिया ALU को बता कर कि भाई आप इन दोनों को ऐड कर लो। इवेंचुअली हमने फिर इसको क्या करना है, राइट करना है इनटू रजिस्टर 5। तो अब हमने मेमोरी राइट नहीं करना, क्योंकि हमने डेटा मेमोरी को राइट नहीं करना, तो हम जो मेमोरी राइट का सिग्नल है उसको क्या कर देंगे, 0। अब रिजल्ट हमारे पास किस तरह से फ्लो कर रहा है, रिजल्ट हमारे पास ALU से आ रहा है, तो रिजल्ट सोर्स हमारे पास क्या आएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन है, नहीं जी ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है। और आपके पास यहाँ पर हम वापस आकर जो आपकी रजिस्टर फाइल है उसको वापस क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो हम राइट एनेबल सिग्नल को भी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो ये इवेंचुअली आपकी वही ऐड आई की इंस्ट्रक्शन थी, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। किस तरीके से, हमने वही वाला डेटा पाथ यूज किया, सिर्फ हमने अपने कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट किया उनको हमने एक ऑर्डर से या एक तरीके से जनरेट कर वो ऐड आई की इंस्ट्रक्शन भी चला दी है। एक और इंस्ट्रक्शन थी जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन, हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर लें। सबसे पहले हम जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कर देखते हैं। हम यूजुअली जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन हम फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते थे, तो हम कहते हैं जंप एंड लिंक टू फंक्शन से फंक्शन 1 पे चले जाओ। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये तो इसकी सूडो इंस्ट्रक्शन थी, इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो एक्चुअल फॉर्मेट में आपको करना क्या होता है कि जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन 2 काम करती है। एक तो वो आपको इस एड्रेस के ऊपर लेके जाती है, इस एड्रेस के ऊपर वो कैसे लेके जाती है, वो पीसी के अंदर जितना भी ये फंक्शन 2 कितने बाइट्स आगे या पीछे पड़ा हुआ है उस फंक्शन 2 की वैल्यू को ऐड करती है। इस फंक्शन के जो भी कितने बाइट्स ये फंक्शन आगे पड़ा हुआ है या कितने बाइट्स ये फंक्शन पीछे पड़ा हुआ है उसको ऐड करके एक नया एड्रेस बनाती है, उस एड्रेस के ऊपर जाकर जंप कर देती है। और इस केस में आपका पीसी क्या करता है, पीसी के अंदर ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो इमीडिएट पड़ा उसको आप ऐड करके एक नई पीसी की वैल्यू बनाते हैं। तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करती है जिस तरह ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन आपके PC+4 वाले ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है। PC+4 की बजाय PC+ जो भी लेबल है वो कर आगे जाती है। तो जंप एंड लिंक का जो एक पार्ट है वो जो जंप करना है वो एग्जैक्टली ब्रांच इंस्ट्रक्शन की तरह ही है। जंप की इंस्ट्रक्शन भी आपके प्रोग्राम काउंटर के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती है और इसी तरह ब्रांच की इंस्ट्रक्शन भी आपके नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती है। हाँ, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि ब्रांच आपकी कंडीशनल है और जंप आपकी नॉन कंडीशनल है। जंप आपने लेनी है, ब्रांच आप इस केस में अगर ब्रांच इक्वल है तो ब्रांच लेंगे, अगर ब्रांच इक्वल नहीं है तो ब्रांच नहीं लेंगे। इस केस में आपको पीसी सोर्स को, वो जो आपका प्रोग्राम काउंटर था उसको आपने मॉडिफाई करना है। ये जो आपके पास अगर आप देखें तो ये जो प्रोग्राम काउंटर वाली चीज़ थी उसको आपने मॉडिफाई करना है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर आपके पास कुछ PC+4 की बजाय PC यहाँ से आएगा, आपने इस चीज़ को देखना है। अब ये PC+, ये तो हमने इसकी बात कर ली जो जंप है फंक्शन को। दूसरा काम ये क्या करता है कि ये इस RA रजिस्टर को सेव करता है। ये RA रजिस्टर है क्या कि फॉर एग्जांपल ये जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन पड़ी है, इसके बाद आपके पास ऐड I से X1, X2, 25 की इंस्ट्रक्शन पड़ी है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है एड्रेस नंबर 8 के ऊपर 0 0 आप डालते जाएं 0, और ये वाली इंस्ट्रक्शन पड़ी है एड्रेस नंबर C के ऊपर। ये आपकी मेमोरी एड्रेसेस है, इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस है। तो आपको पता है कि जब आप जंप एंड लिंक कर इस फंक्शन 1 के पास चले जाते हैं, फंक्शन 1 के अंदर से सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है वो X3
x4, x5 के ऊपर जाएंगे तो ये तो कंट्रोल यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन वापस आपने यहाँ से फिर जंप एंड लिंक रजिस्टर RA करना होता है, वापस रिटर्न करना होता है। तो जो वापस रिटर्न आपने करना है, तो रिटर्न करने के लिए आपको रिटर्न एड्रेस सेव करना है, और वो रिटर्न एड्रेस है क्या, जो भी इस वक्त प्रोग्राम काउंटर है, जिस जगह पे भी प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा है उसका +4। जो रिटर्न एड्रेस है दैट इज बेसिकली प्रोग्राम काउंटर +4। तो आपने जो प्रोग्राम काउंटर +4 वाली वैल्यू है, इसको आपने कहीं ना कहीं जाकर सेव करना है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब आप जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन है चलेगी, तो आपने एक तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर कुछ चीज़ ऐड करके आगे चले जाना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो रिटर्न एड्रेस है उस रिटर्न एड्रेस को सेव करना है, और इस केस में रिटर्न एड्रेस हम ऑटोमेटिकली अगर होस्ट देखें तो हमारी पाइपलाइन में ऑलरेडी कैलकुलेट हो रहा है PC+4 के हिसाब से। तो अब हम देख लें कि जो हमारी करंट ऑलरेडी बनी बनाई पाइपलाइन है उसके अंदर हम क्या मॉडिफिकेशंस करें ताकि हम इस जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहली चीज़ हमने ये देखना है कि जो ही हमारे पास ऑप कोड आता है जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन का, कोई भी जंप हो गई, चाहे वो जंप एंड लिंक है, आपकी नॉर्मल जंप है, जंप टू L1 जो कि बिल्कुल अनकंडीशनल है, इसमें आपको रिटर्न एड्रेस भी नहीं सेव करना पड़ता, या आपके पास जंप एंड लिंक R है, ये तमाम की तमाम चीज जो तीनों की तीनों इंस्ट्रक्शन है ये जंप की कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन है। तो जो ही जंप की कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन आए तो उसका मतलब मैंने जंप लगानी है, प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई करना है। तो जब भी आपके पास जंप की इंस्ट्रक्शन आएगी तो आपने यहाँ पर कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल जनरेट करना है, वो जंप की इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड्स को देखेगा, अगर इन तीनों ऑपकोड में से कोई भी ऑपकोड आ गया है तो आपने जंप एक नया आउटपुट बनाना है अपने कंट्रोल यूनिट में, जिसको आपने 1 भेज देना है, और वो जंप बेसिकली आपकी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के साथ और होगा। देखिए दो चीज़ें हैं जो कि प्रोग्राम काउंटर की सोर्स को मॉडिफाई करेंगी, या तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन उसको मॉडिफाई करेगी, आप किसी एक और जगह किसी और जगह पे जाकर अपना एग्जीक्यूशन शुरू कर रहे होते हैं, या आपकी जंप की इंस्ट्रक्शन उसके जो फ्लो है आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के अंदर जब भी आपका फ्लो डिस्टर्ब होगा तो आपने उस सिस्टम को बताना है कि भाई मैं फ्लो को डिस्टर्ब करने लगा हूँ। हम आई टाइप की इंस्ट्रक्शन जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी और आपके पास ऐड आई की इंस्ट्रक्शन थी, उसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ये होता है इंस्ट्रक्शन का, ये बना हुआ है। आपकी 0 से लेकर लास्ट 11 तक की बिट जो है वो जो 12 बिट्स हैं वो आपका इमीडिएट सेव कर रही होती हैं। जो आपके पास एस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास एस टाइप की इंस्ट्रक्शन, इसका इमीडिएट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सेव होता है। अगर आपको साइन एक्सटेंड वाला पोर्शन याद हो तो साइन एक्सटेंड में अंदर हमारे पास 2 बिट का कंट्रोल आ रहा था, तो जब हम 0 देते थे तो हमें पता होता था ऐड या लोड की इंस्ट्रक्शन, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन या ऐड की इंस्ट्रक्शन है इमीडिएट वाली। जब हम इसको 0 1 देते तो हमें पता होता था स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, और जब हम इसको 1 0 देते थे तो हमें पता होता था ये ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, तो उसका इमीडिएट का जो फॉर्मेट है वो कुछ ये वाला है, उसमें एक बिट मिसिंग है, बिट को हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन इस केस में जब हम जंप की इंस्ट्रक्शन को इनकॉर्पोरेट करें तो ये जंप की इंस्ट्रक्शन का टोटल फॉर्मेट है, ये आपका ऑप कोड है कि जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन है, ये जंप की इंस्ट्रक्शन है, ये जंप एंड लिंक एंड आर की इंस्ट्रक्शन है, तो ये ऑप कोड वो डिसाइड कराएगा। ठीक है, RD रजिस्टर इस केस में कि रिटर्न एड्रेस कहाँ पर सेव करना है, कौन सा रजिस्टर है, इस केस में हम कॉन्स्टेंटली RA रजिस्टर लेते जा रहे हैं। ठीक है, कि RA रजिस्टर हमेशा रिटर्न एड्रेस को सेव कराएगा। और उसके बाद ये इमीडिएट का फॉर्मेट है कि इमीडिएट का फॉर्मेट क्या कहता है कि 12 से 19 तक की बिट्स क्या करती हैं, फिर 11 की बिट होती है, फिर 1 से 10 और फिर 20 बिट, ये बेसिकली 21 बिट का होता है, ये आपका इमीडिएट है। हमने इस इंस्ट्रक्शन के अंदर से उस इमीडिएट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको ऑर्डर करना है। पहले इमीडिएट एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे और फिर उसको हम साइन एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये कंट्रोल्स चाहिए होंगे कंट्रोल यूनिट को, लेकिन उससे पहले हम इस डेटा फ्लो था या डेटा पाथ था उसको हम क्या चेंजेस करेंगे। पहली चीज़ देख लें जो हम चेंज करें कि हमने पीसी सोर्स को देखना है। वो पीसी सोर्स कैसे चेंज होगी, क्या अंदर हमने एक और गेट लगा दिया, वो और गेट जंप इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर पीसी सोर्स को बता रहे कि अब आपकी पीसी सोर्स यहाँ से आएगी। ठीक है, क्योंकि अब हमने नॉर्मल PC+4 नहीं करना, जो कि ये था जो बार बार PC+4 कर रहा था, हमने PC+4 नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से आएगी आपके पास एड्रेस। दूसरी चीज़ अब हमने क्या करनी है कि अगर हम जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन की वही बात करें तो वो RA कॉमा फंक्शन से 1,
पहले हम इस फंक्शन 1 की बात कर देते हैं कि हमने फंक्शन 1 के ऊपर जाना है। तो फंक्शन 1 के ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी के अंदर जो भी इमीडिएट की वैल्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा। पीसी के अंदर हमने इमीडिएट की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो इमीडिएट हमारे पास कहाँ से आएगा, इमीडिएट हमारे पास यहाँ से आएगा। हम इमीडिएट में इस केस में जब 1 1 देंगे तो उसको पता होगा कि मैंने ये 7 से लेकर जो 31 तक की बिट्स हैं उसमें से जंप एंड लिंक वाले इमीडिएट को लेने हैं, उसको ऑर्डर करना है, उसको साइन एक्सटेंड करना है। जब उसको साइन एक्सटेंड कर लेगा तो उसको साइन एक्सटेंड करने के बाद उसने क्या करना है कि उसको पीसी के अंदर ऐड कर देना है। तो पीसी यहाँ से आ रहा है, उसको उसने यहाँ पर ऐड किया और इवेंचुअली एक नया एड्रेस बनाया, उस नए एड्रेस के ऊपर चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो पीसी प्लस वो जो भी इमीडिएट में वो जो नंबर ऑफ बाइट्स वो फंक्शन कितना आगे पड़ा हुआ है या कितना पीछे पड़ा है वो बाइट्स ऐड करके हमें उस जगह पे जंप करके ले जाएगा। ये तो एक पार्ट हो गया कि हम ये जो जंप लगानी है इसके लिए जो एड्रेस कैलकुलेशन है वो कैसे करें। तो ये जो सारा का सारा मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड में, ये सारा का सारा ये मुझे पीसी दे रहा है, करंट पीसी। उस करंट पीसी के अंदर हमने ऐड कर लिया उस इमीडिएट को, और इमीडिएट को ऐड करने के बाद हमने एक नया एड्रेस कैलकुलेट किया। यहाँ पे पीसी सोर्स के अंदर हम 1 देंगे ताकि वो एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेडी कर दे। पहली बात हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि अब हमने डेस्टिनेशन के अंदर जो आरए है उसके अंदर हमने राइट करना होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आरए के अंदर हमने राइट करना होता है PC + 4 को। आरए के अंदर हमने क्या राइट करना होता है, PC + 4 को। अगर हम अपने डेटा पाथ के अंदर देखें तो हमारे पास ऑलरेडी अगर ये करंट PC है तो PC + 4 हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हमारे पास PC + 4 ये पड़ा हुआ है, और इस PC + 4 को हमें राइट करना है इस जगह के ऊपर। PC + 4 को हमने राइट करना है इस जगह के ऊपर, लेकिन राइट के ऊपर ऑलरेडी जो सिग्नल आ रहा है वो इस पार्ट से आ रहा है। इस राइट के सिग्नल को देखें वो यहाँ से आ रहा है, तो हमने इसके साथ अब हमारे पास राइट के सिग्नल 3 जगहों से आ रहे हैं। पहले 2 जगहों से आ रहे थे, एक ये ALU से आ रहा था, जब हम इसको 0 करते थे तो ALU से सिग्नल आता था, जब हम इसको 1 करते थे तो मेमोरी से सिग्नल आता था। यहाँ पर हमने एक बड़ा मक्स लगा दिया है, हमने अब क्या लगाया है 4x1 का मक्स लगा दिया है। अब हमें यहाँ से भी डेटा लाना है। इस केस में हम PC + 4 को भी सेव करना चाहते हैं अपने इसके अंदर रजिस्टर फाइल के अंदर। तो PC + 4 को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और इमीडिएट जो हमें ये कहेंगे रिजल्ट सोर्स के लिए एक और बिट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो जब हम रिजल्ट सोर्स को 1 0 करेंगे तो रिजल्ट सोर्स यहाँ से आएगी, यहाँ से आकर वो जो वैल्यू है RA जो PC + 4 है उसको यहाँ पर डेटा अवेलेबल कर देगी। हाँ, उसका एड्रेस हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन से आ रहा होगा, क्योंकि हमने राइट करना है तो हम राइट को क्या कर देंगे 1। अब हम इस सारे के सारे कंट्रोल्स को देखते हैं। ये ऑप कोड होगा जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन। जो इस ऑप कोड को आप देखेंगे 111 ऑप कोड है, ये जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है। ये ट्रांसलेट करेगा आपका असेंबलर। जो ही आपके पास 11 का ऑप कोड आएगा तो आपने यहाँ पर ये जो जंप है, जो ही ये ऑप कोड आया 111 तो आपकी क्योंकि ये जंप की इंस्ट्रक्शन है तो आपने जंप को 1 कर दिया। हमने जंप लेनी है, जंप के केस में आपने जंप लेनी ही लेनी है, उसमें PC + 4 नहीं होगा, PC अल्टरनेट करेगा। ठीक है। दूसरी बात, क्या हम रजिस्टर को राइट करें? बिल्कुल जी, हम रजिस्टर को राइट करें, क्योंकि हम RE की वैल्यू को वापस राइट करें तो रजिस्टर राइट को हम क्या दे देंगे 1 सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल्स मैं बना रहा हूँ। इमीडिएट सोर्स, यस हमें इमीडिएट सोर्स यहाँ पर चाहिए जो कि साइन एक्सटेंड करके हमें चाहिए, और उसको इवेंचुअली हमने ऐड करना है प्रोग्राम काउंटर के साथ। तो हमने इमीडिएट सोर्स के ऊपर 1 1 भेज दिया। ALU से हम कोई ऑपरेशन नहीं करा रहे तो ALU सोर्स कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए ALU सोर्स कहाँ से भी आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, हमें ALU पे वो डेटा भेजना ही नहीं है, क्योंकि हम ALU से कोई ऑपरेशन ही नहीं करा रहे। तो ALU सोर्स डोंट केयर हो गई। इसी तरह क्या हम मैम को राइट करा रहे हैं? नहीं जी, हम मैम को भी राइट नहीं करा रहे, तो इसको भी हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। अच्छा, अब हम अगर रिजल्ट सोर्स की बात करें तो रिजल्ट सोर्स हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये रिजल्ट सोर्स है, ये वाला डेटा। इस केस में हम रिजल्ट सोर्स यहाँ से ला रहे हैं, जो प्रोग्राम काउंटर प्लस जो भी 4 था, ये जो हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर + 4, तो हम इसको यहाँ से ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डेटा क्या देना है 1 0 का, तो यहाँ पर आप देखें इसको 1 0। क्या ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन है? नहीं जी, ये ब्रांच टाइप की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसको हमने 0 कह दिया। ALU ऑपरेशन, ALU क्योंकि कोई ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर रहा तो इसके ऊपर आप कुछ भी देने से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये ALU का जो भी डेटा आ रही है उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसी तरह मेमोरी का जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि हमने मक्स के ऊपर ये वाली लाइन कनेक्ट की है।
तो ये बेसिकली आपके लिए जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन बन गई। अब हमने जो अपना सारा का सारा डेटा पाथ था उसके अंदर हमने एक और इंस्ट्रक्शन भी इनकॉर्पोरेट करा दी जो कि जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन है कि अगर इसी डेटा पाथ को मैंने जंप की इंस्ट्रक्शन के लिए मॉडिफाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, इसी डेटा पाथ को मैंने जंप एंड लिंक एंड रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के लिए मॉडिफाई करना हो तो मैं क्या करूँगा। इसी तरह हमने एक इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं की इस डेटा पाथ के लिए LUI की इंस्ट्रक्शन। व्हाट इफ के LUI की इंस्ट्रक्शन आ जाती है, मैंने उसके लिए इस डेटा पाथ को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे करूँगा। आप देखिए अगर जैसे मैं जंप की इंस्ट्रक्शन को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ तो जंप की इंस्ट्रक्शन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जंप टू दैट पर्टिकुलर लिंक। आप उसकी सूडो इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा। अब हम सीक्वेंस साइकिल प्रोसेसर बना चुके तो हम देखना चाहते हैं कि वो परफॉर्म कैसे करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो हमने कहा कि किसी भी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को अगर आपने मेजर करना है तो आप उसका एग्जीक्यूशन टाइम मेजर कर लें। ठीक है, आप ये मेजर कर लें कि ये कितने टाइम के अंदर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। प्रोग्राम बेसिकली क्या है, उसके अंदर हमने परफॉर्मेंस पढ़ी इसलिए थी क्योंकि हमने इवेंचुअली आकर अपना जो डिज़ाइन प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करनी है। इसी तरह हमने अगर याद हो तो हमने अपने लुक हेड एडर की भी परफॉर्मेंस मेजर की थी। तो अब अगर हम इस जो हमने प्रोसेसर डिज़ाइन की उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम, अगर से हमने एक RISC-V का प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं। ठीक है, CPI इज अ क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पे साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं या नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। अच्छा, RISC-V आर्किटेक्चर जो हमने सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का कमाल ही है कि इसमें हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट हो, हर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल के अंदर एग्जीक्यूट होगी। तो इसका साइकिल टाइम आपके पास कांस्टेंट है जो कि बात है। अब जो हमें चाहिए वो हमें इसका टाइम चाहिए, क्लॉक साइकिल टाइम, या साइकिल, एक साइकिल को या टाइम पीरियड कह दें या क्लॉक साइकिल टाइम कह दें। तो हमारा क्लॉक साइकिल टाइम क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए। अब क्लॉक साइकिल टाइम हमने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ हो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और CPI हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है दैट इज 1, तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन का या किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करके हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम के लिए ये प्रोसेसर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। ये जो आपका सारा का सारा जो हमने सिंगल साइकिल पाथ बनाया है ये आपका कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अगर आप DLD से याद करें जो हम आप पढ़ चुके हैं, कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्या होता है, आप उसको इनपुट देते हैं, वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, आउटपुट में अगर मैं एक सिंपल कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट देखूँ, फॉर एग्जांपल एक एंड गेट है, तो मैंने अगर इनपुट्स दी A और B और आउटपुट मैंने F निकालनी है, तो एंड गेट के अंदर कुछ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर स्विचिंग करते हैं और स्विचिंग के बाद वो कुछ प्रोपगेशन डिले के बाद अपना रिजल्ट देते हैं। तो अब इवेंचुअली अगर आपने इनपुट दिया तो आप फौरन आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, आप कुछ टाइम उसको देते हैं कि भाई प्रोसेस कर लो, जब आप प्रोसेस कर लो फिर मुझे रिजल्ट दे देना। तो एंड का आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस टाइम मिलता है। टोटल सिंगल साइकिल प्रोसेसर की बात करता हूं तो इस सिंगल साइकिल प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका ये प्रोग्राम काउंटर है, जो प्रोग्राम काउंटर है दैट्स द टाइप ऑफ काउंटर। तो जब आप काउंटर को एक क्लॉक देते हैं तो उसने पुरानी स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जब जाना है तो उसको टाइम लगेगा, तो वो इंक्रीमेंट कर रहा है या ऐड कर रहा है या जो भी है, तो उसको वो एक काउंटर की टाइप है तो उसका अपना एक डिले है। ठीक है, इसी तरह आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, तो जब आप उसको यहाँ पे एड्रेस देते हैं उस एड्रेस को मशीन कोड तक ट्रांसलेट होने में जो टाइम लगेगा वो इसका प्रोपगेशन डिले होगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी का प्रोपगेशन डिले। जब हम रजिस्टर फाइल को डेटा दे देते हैं, हम रजिस्टर फाइल से रीड कर रहे हैं इनिशियली या राइट कर रहे हैं, तो रजिस्टर फाइल को रीड या राइट करने के अंदर कुछ टाइम लगेगा, उसका अपना प्रोपगेशन डिले है। तो उस प्रोपगेशन डिले को हमने कंसिडर करना है कितने टाइम के अंदर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रिजल्ट आएगा। फिर इवेंचुअली ALU तक अगर हम जाएं तो ALU को 2 सोर्स से डेटा मिल रहा है। ALU को एक सोर्स से जो डेटा आ रहा है वो आपके पास रजिस्टर फाइल से आ रहा है, लेकिन अगर हम उसकी दूसरी सोर्स डिसाइड करें तो ये पीछे मक्स, फिर मक्स के बाद साइन एक्सटेंड, फिर साइन एक्सटेंड के बाद आपके पास आपका कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट के बाद ये 3 प्रोसेसेस। तो अगर हमने ALU को डेटा भेजना है तो ALU को हम 2 जगह से डेटा भेज सकते हैं, या तो हम उसको रजिस्टर फाइल से डायरेक्टली डेटा दे सकते हैं जो कि ये भी बन रहा है, या तो हम उसको डेटा इस पाथ से दे सकते हैं। तो हमें इन दोनों को ALU को चलाने से पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों को डेटा टाइम में से जो मैक्सिमम टाइम है वो हमने इस ALU को चलाने से पहले देना है। चलाने तक हमें क्या क्या टाइम चाहिए, एक प्रोग्राम काउंटर कितना टाइम लेगा, आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी कितना टाइम लेगी, आपकी रजिस्टर्ड फाइल
और आपका कंट्रोल यूनिट प्लस एक्सटेंड सर्किट प्लस मल्टीप्लेक्सर, इन दोनों में से किसका टाइम ज्यादा है, तो वो दोनों टाइम में से एक टाइम कंसीडर करके इन तीनों टाइम को ऐड करने के बाद हम एएलयू की इनपुट्स को कंसीडर करेंगे। फिर एएलयू का अपना प्रोसेसिंग टाइम है। अगर फॉर एग्जांपल एएलयू के अंदर लुक अहेड एडर लगा हुआ तो लुक अहेड एडर का हम ऑलरेडी प्रोपगेशन डिले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लुक अहेड एडर कितने टाइम में काम करके हमें रिजल्ट देगा फॉर एग्जांपल। या एएलयू के अंदर जितने सर्किट भी लगे हैं, एएलयू के अंदर अगर आपको याद हो उसमें तीन चीजें ही लगाई थी, एक एडर था, एक आपका सबट्रैक्टर था। एडर और सबट्रैक्टर बेसिकली एक ही चीज है। और इवेंचुअली आपका एक एंड था और था और SLT इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, और एक कंपैरेटर भी था। अगर से हम कंपैरेटर को कंसीडर कर लें तो वो हमने एएलयू का प्रोपगेशन डिले भी देखना है। फिर आपके पास डेटा मेमोरी है, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन डेटा मेमोरी को राइट करनी है तो डेटा मेमोरी कितना टाइम लेगी, ठीक है, वो टाइम भी हमने कंसीडर करना है। फिर इवेंचुअली ये मक्स कितना टाइम लेगा अपना रिजल्ट इन तीनों में से एक को सेलेक्ट कर पीछे पहुंचाने में, और वापस हम रजिस्टर फाइल के अंदर फिर राइट भी करते हैं। तो इस केस में जो हमारी एक इंस्ट्रक्शन है लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ x5, 8, x3। तो ये जो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, ये आपके पास जितना भी हमने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा था उस इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे ज्यादा ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि तमाम की तमाम हार्डवेयर को यूज करती है। तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जब आप चलाएंगे तो इवेंचुअली प्रोग्राम काउंटर आप इंक्रीमेंट करेंगे, तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई तो आपका प्रोग्राम काउंटर चलेगा ही चलेगा। फिर आप लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल x5, 16, x2, तो आप जो ही इस इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम एड्रेस देंगे तो ये इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठाकर लाने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे जब रिजल्ट आ गया हमारे पास इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या है, आपके पास मशीन कोड है। जब आपके पास मशीन कोड आ गया तो उस मशीन कोड को वो आपने क्या करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो आपने एएलयू कंट्रोल यूनिट्स को भेज देना ताकि वो कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल्स जनरेट करे इस आगे वाले सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए तमाम के तमाम के लिए कंट्रोल जनरेट करेगा, इसको हम कहते हैं ये डिकोड करेगा इस इंस्ट्रक्शन को, और उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल जनरेट करेगा। इसी तरह ये रजिस्टर फाइल को भी कुछ कंट्रोल देगा, और रजिस्टर फाइल ने क्या करना है कि अगर आप वर्ड्स देखें, इस कंट्रोल जब तक इस रजिस्टर फाइल को नहीं मिलेंगे तो ये रजिस्टर फाइल भी नहीं चल सकती। तो रजिस्टर फाइल ने इवेंचुअली क्या करना है कि जो सोर्स है उस सोर्स को उठाना है। इस केस में सोर्स आपके पास x2 है, x2 के डेटा को उठा के एएलयू को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 16 है, ये 16 हमारे पास कहाँ से आएगा, ये 16 हमारे पास यहाँ से 16 आएगा। इसको आप कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करके देंगे कि भाई 16 को एक्सटेंड किस तरीके से करना है, और इवेंचुअली इस तरह से लाकर 16 को देंगे। तो इन दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम टाइम है वो आपने कंसिडर करना है। फिर एएलयू अपना प्रोसेस करेगा, फिर डेटा मेमोरी अपना प्रोसेस करेगी, और फिर आप वापस इस मल्टीप्लेक्सेस के बाद रजिस्टर फाइल को राइट कर रहे हैं। तो अगर इन तमाम के तमाम को हम देखें तो इस फॉर्मूला को अगर हम बनाना चाहते हैं और ये जो हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये टाइम कैलकुलेट कैसे होगा कि अगर मैं सिंगल साइकिल टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि एक सिंगल साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, प्रोग्राम काउंटर कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपकी ये मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इसको कितना टाइम चाहिए। थर्ड चीज आपके पास जो है वो कि इन दोनों में से ये पाथ या ये वाला जो पाथ था, इनमें से मैक्सिमम टाइम कौन सा कंज्यूम करे। ये आपके पास रजिस्टर फाइल रीड पहले होती है, या ये वाला काम वो जो कंट्रोल यूनिट जनरेट, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है, फिर इवेंचुअली इमीडिएट को अरेंज करना है, उसको साइन एक्सटेंड करना है, उसको आगे फिर उसके बाद मक्स को देना है। तो इन दोनों में से किसका मैक्सिमम टाइम को, उस मैक्सिमम टाइम को हम कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये आपका एएलयू कितना टाइम ले रहा है, फिर उसके बाद ये एएलयू टाइम हो गया। उसके बाद आपके पास जो डेटा मेमोरी है वो कितना टाइम ले रही है, तो डेटा मेमोरी का टाइम आपने देख लेना है। फिर इवेंचुअली आपका ये मक्स कितना टाइम ले रहा है, उस टाइम को आपने कंसिडर करना है। और उसके बाद आपके पास इवेंचुअली रजिस्टर फाइल को जो आप राइट करते हैं, सेटअप जिसको हम कहते हैं, रजिस्टर फाइल राइट कहते हैं या सेटअप टाइम कहते हैं। तो इवेंचुअली जो सेटअप करना है, वापस जाकर ये जो हमने डेटा मेमोरी से उठाया था इसको हमने वापस रजिस्टर फाइल के अंदर क्या करना है, राइट करना है या सेटअप करना है। तो आपने उसको भी कंसिडर कर देना है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इन दोनों में से ये कहा है कि क्योंकि ये वाला टाइम हमेशा ज्यादा होगा, रजिस्टर फाइल जो रीड है वो थोड़ा सा स्लो काम है, तो हम इसको मैक्सिमम ले लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे इस फॉर्मूले में रजिस्टर फाइल की रीड को रहने दिया, इस वाले को
उन्होंने बेसिकली कहा कि ये क्योंकि ये मैक्सिमम होता है मोस्ट ऑफ द चांस जितने भी हमने सर्किट देखे उसमें ये मैक्सिमम होता है, तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। एलयू के टाइम को उसी तरीके से ले रहे हैं, आपकी मेमोरी के टाइम को उसी तरीके से ले रहे हैं, मक्स के टाइम को उसी तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे भी ये टाइम इसी तरीके से आ रहा है, ये भी टाइम इस तरीके से आ रहा है और ये टाइम भी इसी तरीके से आ रहा है। तो हर टाइम अपने तरीके से आता जा रहा है। सिर्फ हमने इन दोनों में जो मैक्सिमम सेलेक्ट करना, तो हमने यहाँ पे उस मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लिया। एक आपके पास डेटा मेमोरी है और एक आपके पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी, और दोनों सेम टाइप की मेमोरी। तो उन्होंने क्या, रादर देन कि हम अलग-अलग लिखें, हम दोनों को एक ही दफा लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जो भी टाइम एक मेमोरी लेती है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी टाइम लेती है वो मेमोरी, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा। यहाँ पे हमें उन्होंने इनिशियल जो आपका काउंटर का टाइम है, उन्होंने कहा कि उसको भाई जो काउंटर का PCQ का जो टाइम है वो 40 पिको सेकेंड है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 40 पिको सेकेंड। जो आपकी मेमोरी को टाइम लगता है, ये जो टी मैम है, तो दो मेमोरीज हैं, एक आपकी डेटा मेमोरी थी, एक आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी। तो ये जो टी मैम है ये 200 पिको सेकेंड है, तो हमने ये भी ले लिया। उसके बाद आपका रजिस्टर फाइल का जो रीड टाइम है, देखिए रजिस्टर फाइल में जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं 10 से x5, तो इस x5 को हमने पहले रीड करना है। तो इसका रीड टाइम अगर आप गौर से देखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड टाइम आपका कितना है 100 पिको सेकेंड, और ये आगे इसको आपने प्लीज याद रखना है, 100 पिको सेकेंड रीड टाइम है। और ये जो टाइम बता रहे हैं RF सेटअप, ये बेसिकली राइट टाइम है। ये जो राइट टाइम है ये सेटअप TF-RF, ये आपके पास कितना है 60 पिको सेकेंड। मेमोरी को रीड करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी हमने मेमोरी को रीड करना है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेमोरी को राइट करने में हमारा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस बात को आप बस सिर्फ फिलहाल अभी तक याद रखें। फिर इसी तरह ALU को कितना टाइम लगता है, वो 120 पिको सेकेंड है, और आपके मल्टीप्लेक्स वो जो आखिर में एक छोटा सा मल्टीप्लेक्स लगा था उसको कितना टाइम लगता है, वो 30 पिको सेकेंड है। तो जब आप इन तमाम को ऐड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास बेसिकली आ रही है 750 पिको सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास 750 पिको सेकेंड ये टाइम आ गया कि आपको टोटल 750 पिको सेकेंड इस प्रोसेसर को देने हैं, ताकि उसकी एक इंस्ट्रक्शन इनपुट से आउटपुट तक डिराइव हो जाए। ये मिनिमम टाइम आपने इस सर्किट को देना है। जब तक आप अगर ये मिनिमम टाइम इस सर्किट को नहीं देंगे, तो जो आपकी आउटपुट है वो अभी मेच्योर नहीं हुई होगी, और आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे या आप उसको राइट कर लेंगे, तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो आपको जो मिनिमम टाइम इस सर्किट को देना है वो 750 पिको सेकेंड है। तो उसके बाद देखें तो वही हम एग्जीक्यूशन टाइम की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास ये साइकिल टाइम आ गया, जो कि हमारे पास इस केस में 750 पिको सेकेंड था, ठीक है। हमें पता है कि CPI हमारे पास क्योंकि एवरेज क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है वो 1 है, और ये हमें बता रहा है कि एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 100 बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो 100 बिलियन इंस्ट्रक्शन की बात हम कर लेते हैं। तो 100 बिलियन इंस्ट्रक्शंस की बात करें और हम इसका एग्जीक्यूशन टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो 100 बिलियन 10⁻9 है, ठीक है। बिलियन बेसिकली 10⁻9 है। तो यहाँ पे हमने बिलियन को 10⁻9 से रिप्लेस कर लिया, पिको को -12 से रिप्लेस किया, और हमने जब इवेंचुअली टाइम निकाला तो हमें ये पता चला कि जो आपका प्रोसेसर है वो 75 सेकेंड्स के अंदर आपकी 100 बिलियन इंस्ट्रक्शंस चलाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये वाला जो सर्किट है दैट इज अवर कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो एक इंस्ट्रक्शन चलाने के लिए हमें इस कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को 720 पिको सेकेंड्स देने हैं, ठीक है। एक क्लॉक से दूसरी क्लॉक तक का जो टाइम होगा वो 750 पिको सेकेंड्स होगा। तो ये जो क्लॉक की जो आपके पास टाइमिंग है ये कितनी है, 750 पिको सेकेंड्स। तो इतने टाइम के बाद आपने फिर नेक्स्ट भेजनी है, इतने टाइम के बाद आपने फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेजनी है। ये बेसिकली आपके पास इस सिस्टम की परफॉर्मेंस। यहाँ पर अगर हमने एक प्रोसेसर डिज़ाइन किया और हमने कहा कि ये 750 पिको सेकेंड में 100 बिलियन इंस्ट्रक्शंस चलाता है, तो हम एक और उन्होंने प्रोसेसर डिज़ाइन करने की कोशिश, जिसको उन्होंने मल्टी साइकिल प्रोसेसर का, उसमें उन्होंने कहा कि भाई नहीं, एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल ना ले, एक इंस्ट्रक्शन को, अब जैसे लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन तो आराम से आपकी 5 साइकिल से कंज्यूम करती है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि जो कि शॉर्ट है, तो उन शॉर्ट इंस्ट्रक्शन को हम जल्दी से चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम शॉर्ट इंस्ट्रक्शन के लिए कम साइकिल्स चलाएंगे, लॉन्ग इंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा साइकिल्स चलाएंगे, और हम एक मल्टी साइकिल सिस्टम बनाएंगे। और उन्होंने फिर मल्टी साइकिल सिस्टम डिज़ाइन किया, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, शायद ना पढ़े हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम इस मल्टी साइकिल सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक मल्टी साइकिल सिस्टम बनाया, उसका कंट्रोल यूनिट बनाया, उस कंट्रोल यूनिट के ऊपर
जो कंट्रोल यूनिट है, याद रखें वो बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन है। और फाइनाइट स्टेट मशीन जो आपने ऑटोमेटेड थ्योरी पढ़ी थी वो आपको चाहिए होगी उस फाइनाइट स्टेट मशीन को डिज़ाइन करने के लिए। तो अगर हम मल्टी साइकिल पाथ पढ़ते तो हमें थोड़ा सा ऑटोमेटेड थ्योरी के कंटेंट को पढ़ना पड़ता। तो हमने इवेंचुअली बनाया, उसकी परफॉर्मेंस मेजर की। तो जब हमने उसकी परफॉर्मेंस मेजर की तो आपने कहा कि भाई ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल में है, जो आपकी ऐड आए SW की इंस्ट्रक्शन और जंप एंड लिंक की इंस्ट्रक्शन ये 4 साइकिल में चलती है, और लोड बोर्ड की इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल। तो हमें CPI चाहिए होगा। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 25% लोड की इंस्ट्रक्शन है, 10% स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, 13% ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और 52% R टाइप की इंस्ट्रक्शन है, तो हम अगर उसका CPI कैलकुलेट करके उसका 4.12 CPI बनता है। ठीक है, वहाँ पे हमारा CPI 1 था, याद रखिए वहाँ पे हमारा CPI क्या था, 1 था। फिर इन्होंने इसका क्लॉक साइकिल टाइम इस हार्डवेयर को देख के जो इन्होंने डिज़ाइन किया उसे कैलकुलेट किया। इवेंचुअली जब उन्होंने परफॉर्मेंस कैलकुलेट की, ये परफॉर्मेंस है आपके मल्टी साइकिल सिस्टम की। तो अगर आप मल्टी साइकिल सिस्टम की देखें तो 100 बिलियन इंस्ट्रक्शन को 155 सेकेंड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो स्लो है। तो सूट नहीं किया मल्टी साइकिल, उन्होंने डिज़ाइन तो किया, उन्होंने कहा भाई नहीं भाई ये तो बड़ा स्लो है, 155 सेकेंड्स के अंदर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते तो हम इस तरीके से काम नहीं कराते, ये बहुत स्लो है, तो हमारा सिंगल साइकिल ही बेहतर है उस लिहाज से। ठीक है, वो जो कि 75 सेकेंड्स में 100 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को कर रहा, तो हम उसके ऊपर क्यों ना रहे। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका है इस सिस्टम को फास्ट करने का, वो है पाइपलाइन। आप कोई भी फैक्ट्री ले लें, उसमें बेसिकली दुनिया की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो पाइपलाइन सिस्टम के ऊपर काम कर रही होती हैं ताकि अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकें। आपके जितने भी अपकरण प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम पाइपलाइन होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं टिल डेट, जो अब जितने भी इम्प्रूव प्रोसेसेस बने हुए हैं। ये पाइपलाइनिंग है क्या, हम इसको पाइपलाइनिंग को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ले लेते हैं। इनिशियली कार के पार्ट्स आते हैं, से उसकी बॉडी आती है, पार्ट्स आ जाते हैं। इनिशियली पार्ट्स को कंबाइन करके वेल्ड कर कर से हम कहते हैं पहला प्रोसेस जो है वेल्डिंग का है। ठीक है, वेल्डिंग करके आपके कार का बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं पहली स्टेज पे। दूसरी स्टेज पे वेल्डिंग होने के बाद वो गाड़ी आगे जाती है, उसको पेंट शॉप की तरफ भेजा जाता है, वो गाड़ी आपकी पेंट हो जाती है। थर्ड स्टेज के ऊपर उस गाड़ी के ऊपर जब पेंट हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, फिर उसके अंदर जो बाकी इंजन है उसके इंटीरियर है उसकी फिटिंग करते हैं, हम इसको से फिटिंग का पार्ट कह देते हैं। उसकी सस्पेंशन है, मैकेनिक्स हैं जो भी हैं उनको फिट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम उस गाड़ी की टेस्टिंग करते हैं कि भाई गाड़ी का इंजन काम कर रहा है, उसके डोर्स सही काम कर रहे हैं, मिरर्स काम कर रहे हैं, सस्पेंशन सही काम कर रही है, उसकी जो भी टेस्टिंग फेज़ है उस हम टेस्टिंग फेज़ के ऊपर जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में उस गाड़ी को हम क्या कर देते हैं, शिप कर देते हैं। ठीक है, तो शिपिंग की एक टीम है जो कि उस गाड़ी को और जो भी शिपिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पैक करके, जैसे कंटेनर कई बार जो है उसको कंटेनर में जाती है, उसकी डेस्टिनेशन वगैरह ये तमाम का तमाम काम करती है। आप किसी भी फैक्ट्री को ले लें, आप फ्रूट जूस की मैन्युफैक्चरिंग करें, जूस फ्रूट आता है, फ्रूट क्लीन होता है, फिर उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट होता है, फिर जूस प्रोसेस होता है, फिर उस जूस को प्रोसेस करने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, फिर प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उनको पैक किया जाता है, पैक करने के बाद शिप किया जाता है। तो ये तमाम के तमाम स्टेजेस हैं। तो इस फैक्ट्री में अगर से वेल्डिंग वाला बंदा अपना काम कर रहा है, जो ही वेल्डिंग करके उसने पहली गाड़ी को आगे भेजा तो फिर पेंट की जॉब हो रही है, तो वेल्डिंग वाला काम कुछ भी नहीं कर रहा। जब पेंटिंग हो रही है तो जो फिटिंग वाले हैं वो कुछ नहीं करे, टेस्टिंग वाले भी कुछ नहीं करे, शिपमेंट वाले भी कुछ नहीं करे। फिर जब फिटिंग हो रही है तो पेंट वाले कुछ नहीं करे, जब टेस्ट हो रहा है तो बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इस केस में उन्होंने कहा कि रादर देन कि हम क्या करें कि एक गाड़ी प्रोसेस करें। अब फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी को प्रोसेस होने में 30 डेज लगते हैं, 5 डेज यहाँ पर लगते हैं, 10 से वेल्डिंग के बाद 3 डेज पेंट पे लगते हैं, फिटिंग में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि फिटिंग से 10 डेज लगते हैं। सही है, तो 10 5 18 हो गया। हम टेस्टिंग में से कह देते हैं 4 डेज लग देते हैं, तो 10 5 18 22 हो गया, और 8 डेज हमारी शिपिंग में लगे, टोटल 30 डेज हो गए हमारे इस प्रोसेस को चलने के अंदर। लेकिन इस 30 डेज में कई लोग फारिग बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स बेचारों की सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब है कि वो फिटिंग कर रहे होते हैं, तो 10 डेज वो काम करते हैं, बाकी तो महीने के 5 दिन काम कर रहे हैं, ये 3 दिन काम कर रहा है, ये 4 दिन काम कर रहा है, ये से 8 डेज काम कर रहा है। सही है, इस प्रोसेस को हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि रादर देन कि जब हम इस पाइपलाइन में एक गाड़ी भेजें, हम पाइपलाइन में मल्टीपल गाड़ियाँ एक साथ प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली गाड़ी हमने भेजी, जब पहली गाड़ी वेल्ट हो गई तो हमने उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया, उसके अंदर पेंट हो रहा है। ठीक है, जब
पहली गाड़ी पेंट हो रही है, पेंट जॉब कर रही है, तो हमने दूसरी गाड़ी भेज दी। दूसरी गाड़ी क्या है, से दूसरी गाड़ी ये ट्रायंगल है, तो दूसरी गाड़ी अब क्या हो रही है, वेल्ड हो रही है, लेकिन पहली गाड़ी क्या हो रही है, पेंट हो रही है। जब तीसरी स्टेज पे हमने क्या करेंगे कि हम से चौथी गाड़ी, थर्ड गाड़ी लेते हैं, तो हम थर्ड गाड़ी को फॉर एग्जांपल इसको देख लेना है। पहली वाली गाड़ी जो ही पेंट हो गई तो उसको हमने आगे इंजीनियर्स को फिटिंग के लिए भेज दिया, ठीक है। तो दूसरी गाड़ी को हमने क्या कर दिया, पेंट के लिए रेडी कर दिया। और पहली गाड़ी फिर हमने थर्ड गाड़ी भेजी, वो क्या हो रही है, वेल्ड हो रही है। इसी तरह जब हम इस प्रोसेस को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, हम गाड़ियां कॉन्स्टेंटली इस सिस्टम के अंदर पुट करते जा रहे हैं। जब हम गाड़ियां पुट करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा। अब इस केस में 30 डेज के अंदर एक गाड़ी निकलती थी, और यहां पर अगर हम क्या करें कि हर पाइपलाइन को इक्वल साइज का कर दें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर इकट्ठी ये भी 10 दिन चलेगा, 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 ये भी 10 दिन। तो यहाँ पर इस केस में 50 दिन के बाद एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी। ये टोटल लेटेंसी है एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होने की। यहाँ पे 30 दिन के बाद एक गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 दिन के बाद एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी। दो हमने प्रोसेस स्लो कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से देखें, हमने एक टर्म पढ़ी थी थ्रूपुट। यहाँ पे जो ही 60 दिन गुजरेंगे तो आपके पास 2 गाड़ियां आ चुकी होंगी, और यहाँ पे भी 60 दिन के अंदर आपके पास 2 गाड़ियां आ जाएंगी। लेकिन जो ही 70 दिन गुजरेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 गाड़ियां हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर 90 डेज के बाद आपके पास 3 गाड़ियां होंगी। तो हम बेसिकली जब किसी चीज को पाइपलाइन करना शुरू करते हैं तो हम उसको बेसिकली फास्ट कर रहे हैं, उसकी थ्रूपुट इंप्रूव कर रहे हैं। और आपकी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है या सिस्टम प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर के केस में थ्रूपुट इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू लेटेंसी। दो कि हमारे पास जो हमने इस सिस्टम को पाइपलाइन किया है उसमें हमने उसकी लेटेंसी तो ज्यादा कर दी है, लेकिन हम उस पाइपलाइन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो उसकी थ्रूपुट है वो इंप्रूव कर रहे हैं। हमने उस प्रोसेसर को जब देखा तो हमने उसमें ये देखा कि जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी फेच हो रही है, जब इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर ला रहे होते हैं उसको हमने कहा फेच करना। इंस्ट्रक्शन को लाने का मतलब क्या है, हम इंस्ट्रक्शन को फेच जब कर रहे होते हैं तो आपका ये जो इंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट है, रजिस्टर फाइल वाला पार्ट, ALU वाला पार्ट, डेटा मेमोरी वाला पार्ट कुछ भी नहीं कर रहा होता। जब हम इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर फाइल में उसके सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारा डिकोड स्टेज है। डिकोड, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। इंस्ट्रक्शन डिकोड करने का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन को लेना, उसकी सोर्स ऑपरेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना और उसके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना, ये बेसिकली डिकोड का है। जब हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे होते हैं तो उस वक्त फेच, सिंगल साइकिल में फेच भी, ALU और डेटा मेमोरी कुछ भी नहीं कर रही होती। फिर हम जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं, ये जो ALU वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो 2 चीजें ऐड कर रही है, सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो उसमें भी हम 2 चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना वाला पार्ट जब हम सिंगल साइकिल प्रोसेस के अंदर कर रहे होते थे तो आपका डिकोड और फेच वाला कुछ भी नहीं कर रहा, और अगला वाला जो डेटा मेमोरी है वो भी कुछ नहीं कर रही। इसी तरह जब हम मेमोरी के ऊपर काम कर रहे होते, मेमोरी से रीड कर रहे होते थे या मेमोरी को राइट कर रहे होते थे, मेमोरी से रीड कर रहे हैं या मेमोरी को राइट कर रहे हैं, उस केस के अंदर ये बाकी 3 के 3 कुछ भी नहीं कर रहे। जब आखिर में हम वो वैल्यू को वापस राइट करते हैं रजिस्टर फाइल के ऊपर फिर से, तो फिर उस केस में ALU, डेटा मेमोरी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी कुछ भी नहीं कर रहे। वही वाली एग्जांपल अगर हम फैक्ट्री वाली ले लें तो इंजीनियर तो फिटिंग कर रहे हैं लेकिन पेंट जॉब वाले कुछ भी नहीं कर रहे, शिपिंग वाले भी कुछ नहीं कर रहे। तो हमने क्या करना है, हम इस सिस्टम को फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू पाइपलाइन, ठीक है। फेच की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इंस्ट्रक्शन को फेच करती है, कहाँ से, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। डिकोड की इंस्ट्रक्शन क्या, डिकोड का मतलब क्या है, डिकोड का मतलब हमने उसके ऑपरेंट्स निकालने हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके ऑपरेंट्स क्या हैं प्लस उसके कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल। एग्जीक्यूट क्या है कि उस इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी वो उसकी मेमोरी। अगर इस केस में वो इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी को रीड करिए या राइट करिए, उसकी मेमोरी स्टेज है। और राइट बैक स्टेज क्या है, हमने अपनी इंस्ट्रक्शन को राइट बैक करना होता है। जब हम फॉर एग्जांपल ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ऐड की इंस्ट्रक्शन x5 को x2, x3 इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर राइट बैक करिए, तो ये हमारे पास राइट बैक। तो हमारी जो पाइपलाइन है उसको हमने बेसिकली इन 5 स्टेजेस के ऊपर डिवाइड कर दिया। और यही हमने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी 5 स्टेजेस हैं इसके ऊपर हम बेसिकली उसको क्या करें, डिवाइड करें। आपकी सिंगल साइकिल की परफॉर्मेंस को अगर याद रखें, जो हमने सिंगल साइकिल की परफॉर्मेंस देखी थी उस परफॉर्मेंस को हम वापस रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको रिकॉल करते हैं, हम कहते हैं पहली इंस्ट्रक्शन जो थी
वो फेच हुई तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी थी वो 200 पिको सेकंड ले रही थी, अगर आपको याद हो। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन है उसको हम डिकोड करेंगे, तो वो डिकोड वाला अगर आपको याद हो तो हम डिकोड में क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर रहे होते हैं और ऑपरेंड्स रीड कर रहे होते हैं। तो ऑपरेंड्स रीड करने का अगर आपको टाइम याद हो तो रफली 120 पिको सेकंड बता रहे थे, चलिए हम उसको 100 ले लेते हैं, 100 पिको सेकंड। फिर इवेंचुअली जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसको 120 पिको सेकंड लगते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, देख लें फिर से उसको रिकॉल कर लें। और फिर मेमोरी को रीड या राइट करने के लिए हमें फिर 200 पिको सेकंड्स चाहिए थे। इवेंचुअली रजिस्टर फाइल को वापस जो हमने रीड किया तो रीड वाला टाइम ज़्यादा है, राइट वाला टाइम कंपैरेटिवली बहुत कम है, हमने रजिस्टर फाइल को वापस राइट कर दिया। ये हमारे पास थोड़ी सी, अच्छा इस केस में जो मक्स वाली चीज़ थी उस मक्स वाले टाइम को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये हमारे पास जो बन रहा है हम इसको से कहते हैं 700 के ऊपर आपकी एक इंस्ट्रक्शन 700 पिको सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपका जो अभी हमने सिंगल साइकिल पाथ बनाया था उसके अंदर पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए हमें 700 पिको सेकंड चाहिए, ये उसकी लेटेंसी है। 1400 पिको सेकंड के बाद हमारी दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो अगर मैं इसकी थ्रूपुट कैलकुलेट करूं तो 1400 पिको सेकंड के अंदर इसकी थ्रूपुट 2 इंस्ट्रक्शंस है। ये जो मेरा सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर था इसकी थ्रूपुट 1400 पिको सेकंड में 2 इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी कितनी है इस केस में 700 पिको सेकंड। अब इसी चीज को अगर मैं पाइपलाइन में करना शुरू कर दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो रही है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच होने में मुझे कितना टाइम चाहिए, 200 पिको सेकंड। जो ही मेरी फर्स्ट, ये अगर इसको मैं इस तरह कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो ये बना हुआ है ये मेरे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ये मेरे पास टाइम है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच होने में मुझे 200 पिको सेकंड्स चाहिए। जो ही 200 पिको सेकंड के बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो गई तो मैंने 200 पिको सेकंड के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना शुरू कर दिया। तो मैंने डिकोड वाले हिस्से को कहा कभी तुम 200 पिको सेकंड लो और डिकोड करो उस इंस्ट्रक्शन को। डिकोड का मतलब क्या है, उसके ऑपरेंड्स, उसके कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करो, ऑपरेंड्स एक्सट्रैक्ट करो और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करो। लेकिन जिस टाइम के ऊपर आपका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हो रही है, उसी टाइम के ऊपर आपकी जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रही है, फेच हो रही है। पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, फेच हो रही है। अब हमारे पास इस टाइम के ऊपर हमने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करें, दूसरी इंस्ट्रक्शन को क्या करें, फेच करें। अब जो ही टाइम 3 आया, सो एग्जांपल नेक्स्ट 200 पिको सेकंड के अंदर हम जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करें, जो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करें। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, इसको हम एग्जीक्यूट करें, इसको हम डिकोड करें और जो थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या करें, फेच करें। फिर नेक्स्ट 200 पिको सेकंड के बाद जो हमारे पास अगर से कोई फोर्थ इंस्ट्रक्शन, तो उस फोर्थ इंस्ट्रक्शन को हम फेच कर रहे होंगे, जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको हम डिकोड कर रहे होंगे, जो हमारे पास सेकेंड इंस्ट्रक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और जो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको हम मेमोरी राइट कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला काम। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होगी, जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी और जो आपके पास थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी, जो आपके पास सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी रीड या राइट कर रही होगी और जो आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो गई होगी, राइट बैक कर रही होगी, वो जो फाइनल स्टेज है। सही है, सही है। उसके बाद फिर हम एक 200 पिको सेकंड पे जाते हैं। यहाँ पे अब जो सिक्स इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो रही होगी, सही है, 4 आपके पास एग्जीक्यूट हो रही होगी, उसके बाद जो थर्ड है वो आपके पास मेमोरी को राइट कर रही होगी और जो आपके पास सेकंड है वो बेसिकली क्या हो रही होगी, रजिस्टर राइट कर रही होगी। और यहाँ पर अगर आप 1400 पिको सेकंड के बाद देखें तो आप गौर से देखें 1400 पिको सेकंड के बाद आपके पास बेसिकली 3 इंस्ट्रक्शंस चल चुकी होंगी। 1400 पिको सेकंड जो ही आप करेंगे तो आपके पास 3 इंस्ट्रक्शंस चल रही होंगी। उस केस में अगर आप गौर से देखें यहाँ पर 1400 पिको सेकंड के बाद 2 की थ्रूपुट थी और यहाँ पर 1400 पिको सेकंड के बाद 3 की थ्रूपुट है। तो हम बेसिकली पाइपलाइन करके क्या कर रहे हैं, थ्रूपुट इंप्रूव करना। और जिस तरह आप टाइम एग्जीक्यूशन ज़्यादा करते रहेंगे, मतलब
इस पाइपलाइन को चलाते रहेंगे तो विद ड्यू टू थ्रूपुट आपकी सिस्टम की एग्जीक्यूशन स्पीड अप होती जा रही होगी, तो आपका जो सिंगल साइकिल है वो स्लो परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम है, इसको रफली मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा है, रफली कह रहा हूँ, इसको गौर से देखें, जो भी एग्जीक्यूशन थी उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहा है, ये हमने गैप क्यों दिया, वो आप गाड़ी वाली प्रॉब्लम को याद करें। मैंने गाड़ी में क्या कहा था कि भाई इनिशियल वेल्डिंग का काम फास्ट है कंपेरेटिव से, रोबोट्स कर रहे हैं वो काफ़ी स्पीड से कर लेते हैं, पेंट जॉब काफ़ी स्पीड से हो रही है, उसको रिपोर्ट करें, लेकिन फिटिंग डिफरेंट इंजीनियर्स कर रहे हैं मैनुअली, ठीक है, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, जब हम इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हमें 200 पिकोसेकंड चाहिए, लेकिन ये डिकोड वाला काम जल्दी से हो रहा है, तो हमें अब वेट करना है जब तक ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच वाला अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। इसको अगर हम समझना है तो इसको हम इस स्टेज के ऊपर समझ सकते हैं, इस स्टेज के ऊपर इधर देखिए, अगर से ये जल्दी से एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट कर ले तो ये मेमोरी को राइट करना शुरू कर देता है। ये एग्जीक्यूशन वाला काम अपना जल्दी से कंप्लीट हो गया, उसने मेमोरी को राइट करना है, तो उसी टाइम के ऊपर अगर आप गौर से देखें, उसी टाइम के ऊपर कोई और इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी को राइट कर रही होगी ना, इसने एग्जीक्यूशन अपना टाइम जल्दी से कंप्लीट कर लिया, ये मेमोरी को राइट करना शुरू करे, तो मेमोरी राइट को तो इस वक्त इंस्ट्रक्शन 1 यूज कर रही है, तो अगर इंस्ट्रक्शन 2 भी मेमोरी को राइट करना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, दो चीजें एक ही काम करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपके प्रोसेसर को समझ नहीं आएगी कि मेरे ऊपर कौन सी इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है, मेमोरी 1 की इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है या इंस्ट्रक्शन 1 राइट कर रही है या इंस्ट्रक्शन 2 राइट कर रही है। कई जगहों पे ये देखोगे तो आपने जो मैक्सिमम टाइम जो चीज ले रही है तो वो तमाम की तमाम पाइपलाइन को वो मैक्सिमम टाइम देना है आपने, अगर वो पाइपलाइन को आप वो मैक्सिमम टाइम नहीं देंगे तो आपकी पाइपलाइन उस तरीके से काम नहीं करेगी। हमने क्या कहा कि भाई जो हार्डवेयर फारिग पड़ी हुई थी हम उसको यूटिलाइज करना क्यों ना शुरू कर दें, अगर एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करना शुरू कर देते हैं और तीसरी इंस्ट्रक्शन को हम फेच करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपना जो तमाम का तमाम हार्डवेयर था, देखिए हार्डवेयर तो वह पड़ा हुआ है, वो पावर्ड ऑन भी है, वो पावर भी कंज्यूम कर ही रहा है, तो हम क्यों ना उसको यूज करना शुरू कर दें। तो हमने इस केस में पाइपलाइन में क्या किया कि जो हार्डवेयर पड़ी हुई उसको हम यूटिलाइज करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझे तो ये बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शन नंबर है 1 2 3 4 5 6। पहला साइकिल जो ही स्टार्ट हुआ तो पहले साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड हो रही है, तो हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन 1 को रीड कर रहे हैं। जो ही हमारे पास दूसरा साइकिल आया तो जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है, या इसको ऐसे कह लें, जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हो रही है, पहली वाली इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, डिकोड हो रही है, इसको हम फेच कर लेते हैं, पहली वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है और जो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन वो क्या हो रही है, फेच हो रही है। जब तीसरे साइकिल के ऊपर हम जाते हैं तो तीसरे साइकिल के अंदर जो थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो रही है, जो सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन है वो डिकोड हो रही है। डिकोड का मतलब क्या, वो अपने ऑपरेंड्स जनरेट करी है S9 और S10 को। डिकोड होने का मतलब क्या है, अपने ऑपरेंड्स निकालना, अपनी सोर्स निकालना और साथ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, ठीक है। और जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन वो क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, सही है। जब हम फोर्थ साइकिल की बात करते हैं तो फोर्थ साइकिल में क्या हो रहा है कि फोर्थ इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, थर्ड इंस्ट्रक्शन आपके पास, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, डिकोड हो रही है, और जो आपके पास सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, और जो आपके पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो मेमोरी राइट कर रही है, मेम ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। फिफ्थ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ साइकिल के अंदर जो आपकी फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है वो फेच हो रही है, फोर्थ डिकोड हो रही है, थर्ड एग्जीक्यूट हो रही है, जो आपकी सेकंड है वो मेमोरी राइट कर रही है, मुझे एम लिखना चाहिए, और जो आपके पास फिफ्थ है वो क्या कर रही है, वो आपके पास फाइनल रजिस्टर सेटअप कर रही है, रजिस्टर राइट कर रही है, इसको मैं ऐसे कह लेता हूँ, रजिस्टर राइट। उसके बाद जब आप सिक्स साइकिल की बात करते हैं तो सिक्स साइकिल में पहली वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुकी है, खत्म हो गई, पहली इंस्ट्रक्शन अपना तमाम काम कर लिया, ठीक है। अब नई इंस्ट्रक्शन सिक्स इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, दूसरी वाली डिकोड हो रही है, ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है, ये मेमोरी ऑपरेशन कर रही है, और ये आपके पास रजिस्टर राइट करिए। तो अब देखें इस साइकिल के ऊपर यहाँ तक दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो ये पॉइंट गुजरेगा तो आपकी दो इंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट गुजरेगा तो तीन इंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट गुजरेगा तो चार इंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट गुजरेगा तो पांच इंस्ट्रक्शन, इसी तरह पॉइंट गुजरेगा तो हर साइकिल के ऊपर, हर क्लॉक साइकिल के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जा रही है। तो हम बेसिकली कर रहे क्या है, अपनी थ्रूपुट इंप्रूव करते जा रहे हैं। यहाँ पर जब हमने लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन लिखी उसको हमने जब
जब हमने उसको फेच किया तो फेच में हमने बेसिकली लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन को ऑप कोड या उसका मशीन कोड निकाल दिया। सेकेंड स्टेज के ऊपर जब हम डिकोड कर रहे होते हैं तो डिकोड में एक तो हम कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, दूसरी चीज़ हम रजिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऑपरेंड्स निकाल रहे होते हैं। तो हम रजिस्टर्ड फाइल्स के अंदर से फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है x2, x3, x4, तो इस केस में हम उसका ऑपरेंड निकाल रहे होते हैं। अब ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, उसका ऑपरेंड क्या है S0, तो ये S0 हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ इसका दूसरा ऑपरेंड क्या है 40, उस 40 को हम इस जो हमारे पास ये जो डिकोड की स्टेज है उस डिकोड की इंस्ट्रक्शन में हम ये दो वैल्यूज निकाल रहे हैं। जब ये डिकोड हो रही है तो अगर आप गौर से देखिए ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड फेच हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर नेक्स्ट साइकिल के ऊपर यहाँ पर ये दोनों जो S0 है और 40 है ये इनको एग्जीक्यूट करा रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है ऐड कर रहा है। इस केस में ये यहाँ पे इसको रीड कर रहा है। अब देखिए जो ग्रे हुआ है ना, इस ग्रे का मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, आपके हर स्टेप के ऊपर इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, हर स्टेप के ऊपर इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। इस केस के ऊपर यहाँ पे ये LU अपना ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पे ये इस सोर्सेस को S9 और S10 को, ठीक है, S9 और S10 को क्या कर रहा है डिकोड कर रहा है। इस केस में इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे ये इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो कि इस केस में ऐड का ऑपरेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें सब इंस्ट्रक्शन में T1 T8 निकल रहा है। इसी तरह अगर आप इधर देखें जो आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वो आपकी डेटा मेमोरी को राइट करती है, लेकिन जो आपकी ऐड की इंस्ट्रक्शन है उसका डेटा मेमोरी के साथ कोई काम नहीं है। वो इवेंचुअली इन दोनों रजिस्टर्स को लेकर ऐड कर कर जो कि ALU कर चुके हैं उसको इवेंचुअली यहाँ पर सेव करेगी। तो इस केस में आपका DM क्या है, जो आपकी डेटा मेमोरी वो यूज नहीं हो रही। इस स्टेज के ऊपर आप देखें तो जो आपकी लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वो भी रजिस्टर फाइल को यूज कर रही है और जो आपकी एंड की इंस्ट्रक्शन है वो भी रजिस्टर फाइल को यूज कर रही है। अगर हम अपनी क्लॉक को देखें तो जो आपकी क्लॉक का फर्स्ट हाफ है उसके अंदर आपकी लोड की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइल को यूज कर रही है और आपकी जो क्लॉक का सेकेंड हाफ है उसके अंदर आपकी एंड की इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइल को यूज कर रही है। जो आपकी लोड की इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर फाइल के अंदर क्या करती है, राइट करती है। तो फर्स्ट हाफ के अंदर ये उसको राइट करा रहा है, सेकेंड हाफ के अंदर ये उसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर फाइल को अगर आप जहाँ पे भी देखें तो रजिस्टर फाइल आपकी दो दफा यूज हो रही होगी। इस केस में भी देखें रजिस्टर फाइल यहाँ पे राइट हो रही है, यहाँ पे साथ रीड हो रही है, यहाँ पे राइट हो रही है, यहाँ पे रीड हो रही है, यहाँ पे राइट हो रही है। तो अगर से इसके आगे कोई होता तो उसको रीड कर रहा होता। तो रजिस्टर फाइल को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले बात क्या है कि रजिस्टर फाइल कंपैरेटिवली फास्ट हो। तो जो हम टाइम दे रहे हैं ना 200 पिकोसेकंड, उसको टाइम को अगर हमने याद हो तो हमने कहा था 120 टाइम राइट करने में लगेगा और 80% टाइम रीड करने में लगेगा। तो याद रखें रीड टाइम कम था, राइट टाइम इसमें कुछ था, एक चीज़ कम थी एक चीज़ ज़्यादा थी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि पहले उस रजिस्टर फाइल को ऑप्टिमली यूज़ कर रहा है, पहले उसको राइट कर रहा है फिर उसको रीड कर रहा है, पहले उसको राइट कर रहा है फिर उसको रीड कर रहा है, पहले उसको राइट कर रहा है फिर उसको रीड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया कि पाइपलाइनिंग से हमने अपने सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट बनाया। ठीक है, पाइपलाइन को सिस्टम को फास्ट बनाने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो थ्रूपुट है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी।